नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो फ्रंट पेज नंबर 1 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। तो मूल रूप से यह जो पूरी खबर है इसका संबंध पिछले कुछ समय से चले आ रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति अंतराल के विवाद से है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अंतराल का विवाद केंद्र और राज्य के मध्य काफ़ी लंबे से समय से चला आ रहा है, जिसके तहत राज्यों ने ये मांग की थी कि केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति के अंतराल की भरपाई करे। लेकिन इसमें केंद्र सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि जो जीएसटी को लेकर जो विविध प्रकार की कमियां देखी गई हैं वो मुख्य रूप से कोविड-19 से जनित परिणामों के परिणाम स्वरूप है। इसलिए राज्यों को इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल की बैठकों में लगातार ये मुद्दा छाया रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब इस संदर्भ में एक नया डेवलपमेंट देखा गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जीएसटी के तहत खुद केंद्र सरकार अब राज्यों के लिए उधार लेगी और इसके तहत कुल 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की सहमति केंद्र ने जताई है। तो इस पूरे मामले को हम समझेंगे। इसके तहत आपको पुराने वीडियोस भी देखते रहना चाहिए ताकि आप इस मामले को पूरी तरीके से समझ सकें। हम मूल रूप से बेहद संक्षेप में इस पूरे जीएसटी क्षतिपूर्ति अंतराल मामले को देखेंगे। इसमें राज्यों के मत को देखेंगे और जो हालिया डेवलपमेंट जो आज के अखबार में आया है वो क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी जो एक अप्रत्यक्ष कर है और इसको 2017 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। इसके माध्यम से एक कर एक देश इस संकल्पना पर कार्य किया गया था। तो यह जो जीएसटी लाया गया, इसकी क्षतिपूर्ति अगर किसी प्रकार से होती है, अगर टैक्स कलेक्शन में राज्यों को किसी प्रकार की समस्या देखी जाती है, तो केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया था कि उसकी भरपाई की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। तो यह पूरा विवाद बना हुआ था। अब इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा वस्तु और सेवा कर की क्षतिपूर्ति के अंतराल को भरने के लिए उधार लिए जाने की घोषणा की गई है और इसके तहत केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति को राज्यों के स्थान पर केंद्र द्वारा इसे लिया जाएगा और इसकी राज्य को क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो इससे पहले हुआ क्या था कि केंद्र द्वारा राज्यों से कहा गया था कि वह स्वयं से इसके संदर्भ में व्यवस्था करे और यह जो है काफ़ी विवाद का मुद्दा बन गया था केंद्र और राज्य के मध्य। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 2017 में भारत में जीएसटी व्यवस्था को लागू किया गया, वस्तु और सेवा कर की प्रणाली को लागू किया गया और ये जो वस्तु और सेवा कर की प्रणाली को जो लागू किया गया उसके तहत केंद्र और राज्य के जो बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर आदि थे, जैसे कि सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स आदि। ठीक है, तो ये वाले जो प्रत्यक्ष कर हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं, इनको सबस्यूम कर दिया गया, इनको मिला दिया गया जीएसटी प्रणाली में। अब कई सारे राज्यों ने इस बारे में यह आशंका जाहिर की थी कि चूंकि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में राज्य सरकारों के कर ज़्यादा होते हैं, तो राज्य सरकारों को इसके संदर्भ में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तब इसके तहत एक कानून बनाया गया और ये कहा गया कि 2017 से लेकर 2022 की अवधि में यदि 14% वार्षिक आधार पर 14% एनुअल रेट के आधार पर जीएसटी का जो राजस्व है, जीएसटी कर राजस्व है, उसमें कोई कमी देखी जाती है, तो इसकी जो भरपाई होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अब 2020 में हमने देखा कोविड-19 के काल को और कोविड-19 के काल में राज्यों के और केंद्र के दोनों के जो कर राजस्व हैं उनमें कमी देखी गई। तो अब यह जो कमी देखी गई है, इसको लेकर राज्यों ने मांग की कि आप जीएसटी का जो क्षतिपूर्ति है, जो हमें जीएसटी में कमी देखी गई,
उसकी आप क्षतिपूर्ति करें। क्यों? क्योंकि आपने कानून बनाकर ये कहा था कि कोई भी क्षतिपूर्ति होगी तो इसकी भरपाई केंद्र करेगा। तब इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया कि चूंकि जो जीएसटी के फॉल हुए हैं, जो जीएसटी का जो कमी हुई है, वो जेन्युइन रीजन से ना होकर ईश्वरीय कृत्य का परिणाम है, एक्ट ऑफ गॉड का परिणाम है, जिसके तहत कोविड-19 की बीमारी एक एक्ट ऑफ गॉड है। और चूंकि ईश्वरीय कृत्य, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड 2017 के जीएसटी क्षतिपूर्ति कानून में वर्णित नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और राज्यों को कहा गया कि वो अपनी जीएसटी के अंतराल की भरपाई खुद से करें। उसके बाद से लगातार ये विवाद बना रहा, जिसमें राज्यों ने ये कहा कि केंद्र सरकार इसके संदर्भ में धोखाधड़ी कर रही है, केंद्र सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है और इसके तहत जो सहकारी संघवाद की बात थी उसको उत्पीड़क संघवाद के रूप में परिभाषित किए जाने पर बल दिया जाने लगा। तो यह पूरा जो विवाद है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध बेहतर ढंग से विकसित हो सके, इसके लिए अब ये कोशिश की जा रही है कि दोनों जो हैं मिलकर काम करें। और केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वो राज्यों की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपए का जो उधार है वो मार्केट से लेगी और इसे राज्यों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी एक पृष्ठभूमि है, इसको देख लेते हैं। तो कोविड-19 के दौर में हुआ क्या कि राज्यों के समक्ष वस्तु और सेवा कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी देखी गई। ठीक है, और ये जो कमी थी वो लगभग 3 लाख करोड़ का जीएसटी राजस्व अंतराल था। अब इसको जो है भरने की जिम्मेदारी कही गई कि केंद्र की है, लेकिन केंद्र ने कहा कि राजस्व जो अंतराल है वो चूंकि एक्ट ऑफ गॉड, ईश्वर जनित कृत्य का परिणाम है, इसलिए केंद्र जो है इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। इसके संदर्भ में राज्यों को ही प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उसके बाद केंद्र ने अनुमान लगाया कि यदि हम जीएसटी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जो उपकर लगाएंगे उसके माध्यम से केवल और केवल 22% अंतराल को ही भरा जा सकेगा, यानी केवल और केवल 65,000 करोड़ रुपए ही इससे प्राप्त हो सकेंगे और शेष राशि 2,35,000 करोड़ रुपए फिर भी बाकी रहेंगे, जिसके लिए राज्यों को कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो अब हुआ क्या था, जो मैंने आपको बताया था कि 2017 में जीएसटी से राज्यों को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए 2017 में एक कानून बनाया गया था जिसमें राज्यों को जीएसटी कार्यान्वयन के कारण हुए किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम था जीएसटी राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 और इसके माध्यम से क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया था। इसके अंतर्गत 2015-16 के बाद जीएसटी के तहत राजस्व के 14% वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया। इस अनुमानित राजस्व में किसी भी कमी की भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा जून 2022 तक कहे जाने की बात कही गई और केंद्र सरकार इसमें 5 वर्षों के लिए 17 से 22 5 वर्षों के लिए राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई हेतु संवैधानिक रूप से बाध्य था। ठीक है, तो ये पूरी पृष्ठभूमि है। अब इसके तहत केंद्र ने वर्तमान में कहा है कि जो आपकी कमी हो रही है 2,35,000 करोड़ रुपए, इसके लिए या तो आप आरबीआई के साथ मिलकर एक स्पेशल विंडो लें, आरबीआई की मदद से आप इसकी कमी को पूरा करें, या फिर आप चाहें तो पूरा का पूरा 2,35,000 करोड़ रुपए राज्य जो हैं वो बाजार से उधार लेके पूरा कर सकते हैं। तो ये पूरा विवाद चला आ रहा था जिसमें राज्यों ने कहा कि यदि राज्य स्टेट गवर्नमेंट खुद उधार लेगी तो उसे अधिक ब्याज पर ऋण प्राप्त होगा केंद्र सरकार की तुलना में, उसके राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी क्योंकि उनके जो राजस्व हैं वो पहले से ही कम हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया क्योंकि उनका कहना था कि 2017 के कानून के अनुसार केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से बाध्य है, लेकिन अब जबकि केंद्र सरकार ने खुद कह दिया है कि वो राज्यों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने जा रहा है, तो इससे ये आशा की जा रही है कि ये जो पूरा विवाद है वो सुलझेगा। ठीक है, इससे पहले 21 राज्यों ने कहा कि भाई जो
केंद्र सरकार ने जो विकल्प सामने रखा था कि जीएसटी अंतराल को भरने के लिए आप बाजार से ऋण ले सकते हैं, उस पर 21 राज्यों ने सहमति व्यक्त की थी। लेकिन वर्तमान में अब केंद्र खुद जो है उधार लेगा और इसे राज्यों को दिया जाएगा। इससे राज्यों के घाटे में भी कमी आएगी और साथ ही साथ जो उनकी भविष्य की उधार लेने की क्षमता है उसमें भी सुधार आशान्वित है। दूसरी ओर केंद्र स्तर पर वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे राजकोषीय घाटा या सरकारी ऋण में वृद्धि किए बिना ही उधार लेने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो राजकोषीय घाटा है केंद्र सरकार का वो भी ना बढ़े। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य यह भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को पूरा का पूरा जो 2,35,000 करोड़ की राशि है उसको क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके संदर्भ में अभी फैसला होना बाकी है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि दोनों मिलकर जो है जो उनका कर राजस्व है, ठीक है, रेवेन्यू जो प्राप्त होता है कर राजस्व के माध्यम से, इसके अलावा जो विविध अन्य माध्यमों से जो उनको गैर कर राजस्व प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के लिए भी प्रयास करें, उसके वृद्धि के लिए भी वो प्रयास करें, ताकि जो भविष्य में जो जीएसटी अंतराल है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो आशा की जा रही है कि केंद्र सरकार की इस घोषणा से यह विवाद कुछ हद तक सुलझेगा। अब इसके संदर्भ में भविष्य के भी डेवलपमेंट्स को हमें देखना होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो एडिटोरियल है बेसिकली, और ये पेज नंबर 6 से लिया गया है। इसका संबंध जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर से है। तो क्या इसका संदर्भ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो वर्तमान में अभी नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा हुई। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई, और यह जो नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो एक संस्था को प्राप्त हुए हैं। यूएन की एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख और भूखमरी के लिए काम करती है, जिसका नाम है, ठीक है, यह जो नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त हुआ है यूएन की संस्था को, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। इसके तहत यह जो लेखक हैं उनका ये तर्क है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की सफलता के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर कोविड-19 की पृष्ठभूमि में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज भी बहुपक्षीयता सर्वाधिक प्रासंगिक है। तो हमें इसे समझने की ज़रूरत है कि इसके संदर्भ में उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए हैं। बहुपक्षीयता के संदर्भ में पिछले बहुत समय से चर्चा चल रही है। हमने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में भी इसकी चर्चा की है, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि जब निर्णय किया जाए, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब निर्णय किया जाता है तो उसमें केवल एक या दो पार्टी, एक या दो पक्ष ही निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि बहुत सारे देश, ठीक है, बहुत सारे देश जो हैं वो आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करके निर्णय लेते हैं, जिसके तहत एक समानता पर आधारित, जिसके तहत एक जो सबकी सहमति है, सर्वसहमति पर आधारित निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है, और यह जो है बहुपक्षीयता का मूल आधार होता है। अब इसके तहत बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं जिसे हमें अभी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो इस बात को महत्व देता है कि किस प्रकार से वर्तमान कोविड-19 के दौर में गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व के देशों को साथ आने की ज़रूरत है, और इसके तहत हमें आवश्यक है कि हम बहुपक्षीयता पर बल दें। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, तो इसके लिए बहुत सारे तर्क देखे जा रहे हैं, इसके लिए जो है बहुत सारे तर्क दिए गए हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर वर्तमान समय के दौर में बात की जाए तो हम ये देख रहे हैं कि भले ही हम बहुपक्षीयता की बात करें, भले ही हम वैश्वीकरण की बात करें, लेकिन फिर भी देश जो हैं वो अपने अपने हितों के अनुसार काम कर रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारे विरोधाभासों को देखा जा रहा है। जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए सारे देश WHO के तत्वाधान में कार्य करने चाहिए थे, जिसके तहत उन्होंने एक ग्लोबल अलायंस संधि भी बनाई है, व्यवस्था भी बनाई है, जिसका नाम है कोवैक्स अलायंस। ठीक है, तो सारे देशों को इसके संदर्भ में काम करना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत देखा ये जा रहा है कि राष्ट्र, अलग अलग देश खुद से इसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और राष्ट्र यह भी चाह रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को पहले वैक्सीन मिले, जिसको वैक्सीन राष्ट्रवाद के नाम से
जानते हैं। ठीक है, वैक्सीन नेशनलिज्म पे हमने पहले भी इससे संबंध में चर्चा की है। तो यह एक प्रवृत्ति देखी जा रही है। इससे हो क्या रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग की भावना बढ़नी चाहिए थी, विशेषकर कोविड-19 जैसे संकट के काल में, वो नहीं बढ़ रही है और यह नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में अगर हम इसको जुड़ाव करें खाद्यान्न से, अगर इसका हम जुड़ाव रखें खाद्य सुरक्षा से, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्यान्न से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जैसे कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम है, उसका ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन है कि लगभग 13 करोड़ लोग, या आप कह सकते हैं 132 मिलियन, या लगभग 13 करोड़ लोग जो हैं वो वर्तमान में गंभीर रूप से भूख से प्रभावित हैं। इसमें लगभग 69 करोड़ जो लोग हैं वो प्रत्येक रात भूख में सोते हैं और कोविड-19 बीमारी के चलते 10 करोड़ लोग और इसमें ऐड हो सकते हैं। यानी दुनिया के समक्ष ये सबसे बड़ा खतरा विद्यमान हो गया है कि लगभग 80 करोड़ लोग भूखे सोने को विवश हो सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है और जो हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो जो है इसके संदर्भ में प्रयास कर सके, इसको हमें बहुपक्षीयता के आधार पर कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन आज सबसे हमारे समक्ष यह चुनौती बनी हुई है कि जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है वो खुद पूर्ण रूप से फंडेड नहीं है, जो इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी जो संस्था काम करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, वो 75 साल उसने पूरे कर लिए हैं, 75 ईयर्स उसके पूरे हो गए हैं। लेकिन अगर उसके संरचना के बारे में बात करें, अगर उसके ढांचे के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे कि वो विद्यमान शक्ति संरचना के अनुरूप नहीं है, जिसमें विकसित देशों के पक्ष में उसको ज़्यादा ढाला गया है, जिसके चलते भारत जैसे उभरते हुए और विकासशील राष्ट्र उसमें स्थायी सदस्यता से वंचित हैं। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ को जो विविध कार्यों के लिए फंडिंग चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो भी उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके बावजूद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यह आशा की जा रही है कि वर्तमान संकट के दौर में ये और भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से योगदान करेगा। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें हों, इसके लिए आवश्यक है कि हम मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ाएं, बहुपक्षीयता को बढ़ाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णयन को साथ में लेकर किया जाना आवश्यक है, साथ में मिलकर कार्य करना आवश्यक है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के साथ जो दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर सरकारी संगठन, जो दूसरे जो एनजीओज काम कर रहे हैं, उनको भी साथ में लेना होगा, जिसके तहत हमें ये देखना होगा कि जो बहुत सारी जो हमें राष्ट्रीय समस्याएं नज़र आती हैं, बहुत सारी जो हमें स्थानीय समस्याएं नज़र आती हैं, वो किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जुड़ी हुई हैं, वो किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हाल में ही हैदराबाद में बाढ़ का प्रकोप देखा गया और यह जो बाढ़ का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की घटना से जुड़ा हुआ है और जलवायु परिवर्तन एक ऐसी परिघटना है जिसका संबंध किसी एक देश की सीमा से नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन का खतरा जब भी हमारे सामने आएगा, इसके लिए सारे देशों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 200 देश हैं और 200 में से 199 देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, यूएस मान लीजिए इसको नहीं करता, तो केवल और केवल यूएस में ये क्षमता है कि वो जलवायु परिवर्तन की पूरी प्रगति को रोक दे। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निवारण के लिए जब तक हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि जब भी हम समझौता वार्ता करने के लिए आएँ, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो या कोई दूसरी बात हो, तो इसके संदर्भ में हमें अधिक से अधिक सहयोग पर बल देना होगा। जो संरक्षणवाद दुनिया के देशों में बढ़ रहा है, उसको परे रखते हुए हमें तकनीकी विकास के आधार पर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, इसमें हमें टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा की समस्या, ऊर्जा और जल सुरक्षा है, वो सारी की सारी चीज़ें जिस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई एक देश खाद्य सुरक्षा पर ही काम करता है, तो
खाद्य सुरक्षा के लिए उसको क्या करना होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स जल डालना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें खाद्यान्न प्रयोग करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक आदि प्रयोग करना होगा। अब ये जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा उससे जो जल है और साथ ही जो इसमें विविध ऊर्जाएं जो प्रयोग हो रही हैं, चाहे बिजली हो चाहे कुछ भी हो, तो इससे क्या होगा कि आप भले ही खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित कर दें, लेकिन जो जल है, जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं, वो गिरती जाएंगी, जिससे भविष्य की पीढ़ी को संकट उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों से मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, उनको देखते हुए सबको काम करने की ज़रूरत है। तभी हम इस संदर्भ में एक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत हमें एसडीजी गोल्स को भी ध्यान रखना होगा, जिसको 2030 तक प्राप्त किया जाना है, और इसके तहत भूख निवारण पर बल दिए जाने की ज़रूरत है और विश्व को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाकर सहयोग को भावना को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, और इन सब में बहुपक्षीयता की आवश्यकता है और इसके लिए सारे के सारे देशों को काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो है इस पूरे आर्टिकल का सार है, जो बहुपक्षीयता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा एडिटोरियल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और आईआर दोनों से है। ठीक है, इसको कई मामलों में हम गवर्नेंस से भी जोड़ के देख सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स में इसको जोड़ा जा सकता है। इसको आप सामाजिक न्याय से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें भूख का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो साल है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खाद्य और भुखमरी से जुड़ी एक संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राप्त हुआ है। और यह जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यह रोम आधारित 3 संस्थाओं के समूह का एक भाग है, जिसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम दूसरा होता है। ठीक है, खाद्य फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कृषि और खाद्य संगठन। इसके अलावा तीसरा आता है आईफाड, जो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड। तो तीनों की तीनों जो संस्थाएं हैं वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हैं। और विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर यह जो आर्टिकल है वो इस बात पर बल देता है कि 2030 में, ठीक है, एसडीजी लक्ष्यों के तहत जो हमने दूसरा जो हमारा लक्ष्य था, ठीक है, गोल 2, जिसमें हमने 2030 तक जीरो हंगर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी जो फूड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, खाद्यान्न की जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे खाद्य की जो व्यवस्था है उसमें लोचशीलता लाने की ज़रूरत है, उसको बेहतर सतत आधार देने की ज़रूरत है। तभी जो है हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2030 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और कोविड-19 के दौर में तो इसको और अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मूल रूप से यह खाद्यान्न की समस्या पर आधारित एक आर्टिकल है। इसे देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 16 को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और इस साल का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, जिससे इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। अब जिस तरीके से कोविड-19 के दौर में भूखमरी बढ़ने की आशंका बढ़ रही है, उसकी पृष्ठभूमि में जो हमने एसडीजी के लक्ष्य 2 के तहत भूख और उससे संबंधित गरीबी को मिटाने के लिए जो लक्ष्य रखा है, ठीक है, इसके लिए सारे देशों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें अगर भारत के प्रयासों के बारे में हम बात करें तो भारत ने 1947 के बाद से ही, 1947 के बाद से ही भारत की व्यापक बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्धता कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसके तहत 1960 के दशक की 1960s की हरित क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके माध्यम से जो राष्ट्र कभी किसी जमाने में खाद्यान्न का आयात करता था, ठीक है, खाद्यान्न आयातक देशों में शामिल था, आज जो है हम खाद्यान्न निर्यातक देशों में शामिल हैं, जो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके तहत हमने उच्च उत्पादकता वाले बीजों को भी प्रयोग किया है और ये जो उच्च उत्पादकता वाले जो बीज हैं, इन्होंने भारत में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को भी बढ़ाया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर हम इसको जोड़ें लॉकडाउन के काल से, अगर इसको हम जोड़ें कोविड-19 के दौर से, तो हम ये देखेंगे कि अप्रैल से जून के काल में भारत सरकार द्वारा लगभग
23 मिलियन खाद्यान्न का वितरण किया गया पीडीएस के माध्यम से। इसके अलावा अप्रैल से नवंबर 2020 के काल में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा 82 करोड़ लोगों की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किया गया। इसके तहत जो बच्चे थे, लगभग 9 करोड़ स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस संदर्भ में भारत का जो प्रयास हैं वो कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 के दौर में भारतीय कृषि की जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है वो 3.4% रही है, और जबकि उद्योग की और सेवा की प्रतिशतता जो है वो नकारात्मक रही है। तो इस संदर्भ में ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा इस साल जो मानसून की बारिश हुई है, इस साल जो मानसून आया है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते जो खरीफ क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि थी उसमें भी वृद्धि हुई है, और ये लगभग 110 मिलियन हेक्टर भूमि है। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है, भारत में भी जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें भुखमरी और एनीमिया से लड़ने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वे 2016-18 यह बताता है कि भारत में लगभग 4 करोड़ बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रस्त हैं। साथ ही साथ भारत की लगभग 50% महिलाएं जो 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग में आती हैं, उसमें लगभग 50% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। इनके लिए काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत में जो ICDS प्रोग्राम चल रहा है, एकीकृत बाल विकास सेवा, इसके तहत हम पका भोजन दे रहे हैं या टेक होम भोजन दे रहे हैं बच्चों को। ठीक है, इसके तहत जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके पोषण आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ जो गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको भी जो है पोषण युक्त भोजन और उनकी पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है, जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने इसमें मिड डे मील कार्यक्रम के द्वारा भी सहायता दी है, और कुल मिलाकर इसमें लगभग 10 करोड़ बच्चों को मदद देने का प्रयास किया गया है, जिसे और बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि है उसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव कृषि जैव विविधता पर पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना केवल हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, उत्पादकता को बढ़ाएं, साथ ही साथ जो हमारी पूरी जो खाद्यान्न व्यवस्था है, ठीक है, उसमें हम सततता को भी बढ़ाएं। इसके तहत सूखा और बाढ़ प्रतिरोधी फसलों का विकास, मौसम पूर्वानुमान पद्धति तक किसानों की पहुंच और अधिक पोषक मोटे अनाज की कृषि को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जैसे कि ज्वार बाजरा आदि। इसके तहत हमें सतत कृषि की अवधारणा को बढ़ाना होगा, जिसके तहत रासायनिक और असतत कृषि पद्धतियों पर रोक के साथ ही मृदा अपरदन करने वाली पद्धतियों को भी रोकने की ज़रूरत है। इसके तहत हमें जल के प्रयोग को भी सतत बनाना होगा, ताकि जो भूगर्भिक जल है उसका हम सदुपयोग कर सकें। कहने की बात यह है कि खाद्य सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम बाकी दूसरे संसाधनों का क्षरण कर दें। हम इन सब में जो है हमें एक सततता की ज़रूरत है। इन सब में हमें एक ऐसी रणनीति की ज़रूरत है कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का लाभ ले सकें। ठीक है, अब हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत में लगभग 86% जो किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि उपलब्ध है। उनके द्वारा लगभग 60% खाद्यान्न उत्पादन और लगभग 50% फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इनके लिए हमें काम करना होगा। ठीक है, इसके तहत मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बल दिया जाना चाहिए, जिसके तहत खाद्यान्न उत्पादन की पद्धति में सतत प्रक्रियाओं का समावेशन, यह महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कृषि इकोनॉमी है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र है और खाद्यान्नों की जो बर्बादी है उसको भी रोकने की ज़रूरत है, जो वर्तमान में कुल उत्पादन का लगभग 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम 100 किलो खाद्यान्न उगा रहे हैं तो इसमें 33 केजी जो
खाद्यान्न है वो किसी न किसी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो ये बर्बादी ना हो, इसके लिए हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा, जैसे कि खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, फाओ, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड IFAD और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आदि। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये भारत सरकार के साथ लगातार मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके तहत वो भारत सरकार को समय समय पर आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। वो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कराते हैं जिन पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके तहत वो समय समय पर रेड फ्लैग्स दिखाते हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे क्षेत्र जिस पर आपको तुरंत काम करना है, जैसे कि उड़ीसा का कालाहांडी आदि क्षेत्र, वहाँ पे भुखमरी की व्यापक समस्या है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ से, किसान संगठनों से, NGOs आदि के साथ मिलकर काम करते हैं और सब जो हैं यह कोशिश कर रहे हैं कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ हम 2030 तक जीरो हंगर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुआयामी स्तर पर कार्य करें और जो हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं जिसकी हमने बात की, उन चुनौतियों के निवारण के लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यह जो है पूरा हमारे आर्टिकल का सार हुआ जिसकी हमने चर्चा की। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध GS पेपर 1 में सोशल इश्यूज से है। मुख्य रूप से संबंधित है महिला मुद्दों से, जिसमें अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है जिसमें उसका कहना है कि भारत में प्रयासों के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा की घटनाएं होती हैं उनमें कमी नहीं आ रही और उनमें से अधिकांश महिलाओं को अकेले ही इनका सामना करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि महिला हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है जिसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसाओं का लगातार जारी रहना और यह एक ऐसा चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता, यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, अब भारत ने इस संदर्भ में बहुत सारे कानून बनाए हैं, जैसे कि 2005 में हमने घरेलू हिंसा के निवारण के लिए कानून बनाया। इसके बावजूद महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, माता हो, साथी हो, सिंगल वुमन हो या किसी भी रूप में हो। इन सभी के द्वारा किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना किया जाता रहा है, जिसके प्रमुख कारणों में हम बात करें तो प्रतिकार का अभाव या उनके द्वारा कई बार विरोध ना किया जाना, महिलाओं के अधिकारों को संबोधित करने वाले कानूनों के प्रति जागरूकता का अभाव, इसके संदर्भ में समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, उससे संबंधित स्टिग्मा और कलंक, साथ ही साथ महिलाओं को भी इस संदर्भ में बेहतर प्रशिक्षित कंडीशन ना किया जाना, यह भी महत्वपूर्ण है, जिसके तहत वो हिंसा को सहने की अधिक आदी हो जाती हैं, बताए कि उसका विरोध करने के। ठीक है, तो ये जो कंडीशनिंग होती है इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। अब इसके तहत जो विवाह के बाहर के जो संबंध होते हैं, ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहा जाता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी हमें इसमें निश्चितता लाने की ज़रूरत है ताकि जो इसमें महिलाएं इन्वॉल्व हैं उनको हिंसा आदि का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के संदर्भ में जो महिलाएं होती हैं उनके समक्ष विकल्प की जो ऑप्शंस होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, विकल्प अनुपलब्ध होते हैं, जिसके चलते उन्हें समस्या होती है। इन सब के निवारण के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज का जो विकास होता है वो महिलाओं की सुरक्षा और उनको प्रोत्साहित किए जाने से ही निर्धारित होता है। इसके तहत पीड़ित महिला का जो घर में रहने का अधिकार है उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, जो 2005 के कानून के तहत निर्धारित की गई है, भले ही उनके विरुद्ध भी केस क्यों ना किया गया हो। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के केस के महत्वपूर्ण में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध GS पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है, तो संदर्भ क्या है? तो संदर्भ है कानूनी भाषा को सरल बनाने का मुद्दा। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि जो कानून बनाए जाते हैं उनको सरल अंग्रेजी में ड्राफ्ट किया जाना चाहिए ताकि आम जनता इससे जागरूक हो सके। ठीक है, तो इसके तहत कानूनों के साथ ही जो सरकारी ऑर्डर होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं, उनको भी सरल शब्दों में ड्राफ्ट किया जाना चाहिए
ताकि जनता को इसके संदर्भ में बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके संदर्भ में एंथनी वर्गीस की एक पुस्तक का संदर्भ दिया गया है जिसका नाम है, ठीक है, लैंग्वेज मेड प्लेन। ठीक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बल दिया है कि भाषा जितनी ज़्यादा सरल होगी उतना ही लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। इसके लिए जो लॉ कॉलेजेस, लॉ स्कूल्स वगैरह काम कर रहे हैं वहाँ पर लीगल एजुकेशन के संदर्भ में, लीगल राइटिंग के संदर्भ में उसे किस प्रकार से प्लेन इंग्लिश में लिखा जाए, उसे किस प्रकार से सरल भाषा में लिखा जाए, इसके लिए कोर्स चलाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो न्यायालयों में जो कार्रवाई होती है उसमें भी सरल अंग्रेजी का प्रयोग होना चाहिए ताकि न्यायालय सभी के लिए सुगम हो सकें और इस पर केवल कुछ विशेष वर्गों का ही आधिपत्य ना हो। अब यहाँ पे बात केवल और केवल अंग्रेजी की नहीं है। हाल के समय में न्यायालय के द्वारा भाषा के संदर्भ में बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं भाषा अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में कानून को उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया है और क्षेत्रीय भाषाओं की भी इसमें बात की है। ठीक है। तो हाल के समय में जैसे कि हमने कई बार बात की है, जिस प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 3 भाषा के सूत्र को त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया था, उसी तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की भी बात समय समय पर उठती रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपनी टिप्पणी की है। ठीक है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ताइवान की खाड़ी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? फार्मोसा की खाड़ी, बेरिंग की खाड़ी, सुंडा की खाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ताइवान की खाड़ी को ऐतिहासिक रूप में फार्मोसा की खाड़ी के रूप में जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। तो हाल के समय में जो ताइवान की खाड़ी है वो किस लिए चर्चा में आई? तो जैसे कि हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि ताइवान की खाड़ी विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से जो चीन और ताइवान के मध्य जो संबंध हैं, ठीक है, चीन और ताइवान के साथ मध्य जो संबंध हैं वो अभी काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं और इसमें चीन का ये आरोप है कि ताइवान यूएस के दबाव में, ठीक है, कार्य कर रहा है। यही कारण है कि अभी हाल में ही चीन ने ताइवान की खाड़ी में यूएस वॉरशिप का विरोध किया है, जिसके चलते चीन ताइवान के मध्य और चीन और अमेरिका के मध्य जो है तनाव बढ़ गया है। ठीक है। इसमें हमने कुछ दिन पहले बात भी की थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ताइवान, ठीक है, ये है मेनलैंड चाइना और इसके मध्य एक खाड़ी है जिसको कहते हैं ताइवान की खाड़ी, ताइवान स्ट्रेट, जिसे फार्मोसा की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हूथी रिबेल्स विद्रोही निम्नलिखित में से किस देश में गृह युद्ध में संलग्न हैं? सीरिया, बुर्किना फासो, यमन, इराक। तो यमन जो प्रमुख खाड़ी का देश है, पश्चिम एशिया का देश है, वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हूती रिबेल्स और यमन सरकार के मध्य विद्रोह देखा गया है और अभी हाल में ही स्विट्जरलैंड में इनके मध्य एक समझौता हुआ है जिससे आशा की जा रही है कि दोनों पक्षों के मध्य शांति व्यवस्था होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, यमन। तो आज के अखबार में खबर आई है जिसमें जो यमन में जो सरकार लड़ रही है वहाँ के हूती रिबेल्स से, उनको जो है दोनों के बीच समझौता हुआ है स्विट्जरलैंड में और दोनों एक दूसरे को जो उन्होंने लोगों को कैद कर रखा है, बंधक बना रखा है, उन दोनों को वापस करेंगे। ठीक है। तो हूथी रिबेल्स जो हैं वो यमन की सरकार से लड़ रहे हैं और इसको जो है विविध प्रकार से समर्थन भी दिया जा रहा है विश्व की अनेक अन्य शक्तियों के द्वारा। ठीक है। जिसमें यमन की सरकार को सऊदी अरब लगातार जो है समर्थन दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो हूथी रिबेल्स हैं उनको इराक आदि से समर्थन प्राप्त है, जिसके चलते यमन में 2014 के बाद से ही, ठीक है, 2014 से ही लगातार गृह युद्ध की स्थिति देखी जा रही है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। ईट राइट मूवमेंट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य 3 वर्षों में नमक, चीनी और तेल उपभोग में 30% कटौती करना है। उपरोक्त आंदोलन भारत सरकार के फ्लैगशिप सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे कि पोषण अभियान,
एनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना और स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट को भी समर्थन प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा खाद्य तेलों में टोटल पोलर कंपाउंड टीपीसी की सीमा को 25% तक निर्धारित किया गया है, ताकि दोबारा प्रयोग किए जाने वाले खाद्य तेल के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके। सत्य कथन हमें देखना है, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों कथन सही हैं। पहला जो कथन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो ईट राइट मूवमेंट है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ है, जिसके द्वारा भारत में मुख्य रूप से खाद्य जो होते हैं, ठीक है, खाद्य वस्तुएं होती हैं, वो सुरक्षित रहें, वो किसी भी प्रकार से मानव को हानि ना पहुंचाएं, इसके लिए कार्य करने वाली संस्था है। ठीक है, तो बाकी तीनों जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मुख्य रूप से काम किया जाता है कि भारत के लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें, क्योंकि भारत में जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, ठीक है, गैर सरकारी संचारी जो रोग हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिनका महत्वपूर्ण कारक यह है कि भारत में जो लोग हैं वो नमक, चीनी और तेल का काफ़ी उपयोग कर रहे हैं, जिनसे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने के साथ ही उनको विविध प्रकार की जो हार्ट डिसीज़ होती हैं, ठीक है, हृदय संबंधी रोग होते हैं, या फिर जो उनको हाई ब्लड प्रेशर का जो खतरा पैदा हो जाता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ आदि के चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ रहा है, ठीक है, फास्ट फूड या फिर बाहर का जो खाना का प्रचलन बढ़ता है, उसमें एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें उसमें हानिकारक जो तथ्य होते हैं, हानिकारक जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो जनित होते हैं। यह जो सीमा है वो कम हो सके, इसलिए खाद्यान्न तेल को बार बार इस्तेमाल ना किया जाए। इसके लिए उसमें जो टीपीसी है, जिसके माध्यम से ये तय किया जाता है कि उसमें मुक्त मूलक कितने हैं, उनकी लिमिट क्या होना चाहिए, इसको जो है 25% तक सीमित किया गया है, ताकि जो मानव स्वास्थ्य है उसमें नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही जो है पेज नंबर 10 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें हर्षवर्धन जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि जो ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, जो शुरू किए गए हैं, उनके माध्यम से भारत में भविष्य में गेम चेंज हो सकता है। ठीक है, और इसका जो परिणाम है वो अगले 10 वर्षों में देखा जा सकेगा। ठीक है, इसके माध्यम से ना केवल हम खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी की बात कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें एक हेल्दी डाइट को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही साथ जो पर्यावरण अनुकूल तौर तरीके हैं उसको भी अपनाए जाने पर बल दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई वाणिज्यिक जहाज समुद्र में चलने के दौरान स्थायी रूप से रुक जाता है, तो वह सामुद्रिक पर्यावरण को निम्नलिखित में से किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है? तेल का रिसाव, खतरनाक विषैले रसायनों का लीकेज, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, मूंगे की चट्टानों को क्षति। तो केवल एक और दो, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4। तो इसमें तेल का रिसाव ठीक है, खतरनाक विषैले रसायनों का लीकेज यह भी ठीक है, मूंगे की चट्टानों, कोरल रीफ की क्षति यह भी ठीक है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसों का उससे उत्सर्जन हो। तो 1, 2 और 4 सही है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, केवल 1, 2 और 4। ठीक है, हाल के समय में खबर क्यों चर्चा में रही? तो विशाखापट्टनम में देखा गया कि बांग्लादेश का एक जहाज अटक गया है, ठीक है, MV माँ, जिसके चलते उससे विविध प्रकार के पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तेल का रिसाव हो सकता है, और जो उसमें हैजार्डस जो पदार्थ हैं, ठीक है, जो विषैले पदार्थ हैं, वो भी समुद्र में इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मीडिया चैनलों के लिए टारगेट रेटिंग पॉइंट TRP निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क,
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई की सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है। टीआरपी जो है वो बार्क नाम की संस्था द्वारा जारी की जाती है। इस पर हमने पहले भी बात की थी, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब इसके संदर्भ में जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, उसमें अभी हाल में ही बार्क ने ये फैसला किया है कि अब वो जो है कुछ समय तक न्यूज़ चैनल्स की जो टीआरपी है उसको जारी नहीं करेगा, और जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती है कि जो मामला उठा है, जो घोटाले का जो मामला हो उठा है, वो सॉल्व ना हो जाए, तब तक इस संदर्भ में बार्क द्वारा पूरे मामले को ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण XC2 कंजर्वेशन के उदाहरण हैं? जूलॉजिकल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, बोटैनिकल गार्डन। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और चार, कि एक, दो, तीन और चार? तो देखिए, जब जैव विविधता संरक्षण की बात आती है तो जैव विविधता संरक्षण दो माध्यमों से किया जाना संभव है, और इसमें जो है एक को कहा जाता है इन सीटू और एक को कहा जाता है XC2। ठीक है, इन सीटू का मतलब जो जहाँ पे है उसका वहीं संरक्षण, XC2 का मतलब क्या हुआ कि दूसरी जगह से लाके उसका संरक्षण। तो जूलॉजिकल पार्क बाहर से जीव लाए जाते हैं तो हो गया XC2, नेशनल पार्क इन सीटू, वन्य जीव अभ्यारण्य इन सीटू, बोटैनिकल गार्डन XC2। तो एक और चार जो है इसका सही उत्तर होगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। तो ये चर्चा में क्यों है, तो आज पेज नंबर 1 पे एक खबर आई है जिसमें जो नंदन कानन जू है उसने अपनी एनिमल एडॉप्शन की स्कीम को दोबारा से शुरू किया गया है, ताकि उसको जो पैसे की कमी हो रही है वो पूरी की जा सके। इसके तहत व्यक्ति चाहे तो किसी जंतु को गोद ले सकते हैं और उसके खाने पीने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एशियाटिक लॉइन और बंगाल टाइगर को अडॉप्ट किया जा सकता है हर साल 1 लाख रुपए में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के तत्वाधान में जहाज़ों के पुनर्चक्रण पर हांगकांग कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जहाज़ों के पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 के अनुसार जहाज रानी के डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को राष्ट्रीय प्राधिकारी घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के द्वारा 2009 में जहाज़ों के सुरक्षित और पर्यावरणीय अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स को 2009 में स्वीकृत किया गया था। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य जहाज़ों के पुनर्चक्रण को इस प्रकार सुनिश्चित करना है ताकि इनसे किसी भी प्रकार का अनावश्यक मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण को खतरा पैदा ना हो। तो सत्य कथन देखना है, केवल एक और दो, एक, दो और तीन कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं, जो आपको याद रखने हैं, जो शिप रिसाइकलिंग के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो आज पेज नंबर 14 में इससे संबंधित खबर आई है जिसमें नेशनल अथॉरिटी बनाई गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को। ठीक है, नेशनल अथॉरिटी बनाया जाया गया है रिसाइकलिंग ऑफ शिप के संदर्भ में। ठीक है, ताकि जो पूरी जो जहाज़ों के जो पुनर्चक्रण का जो उद्योग है उसका मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, उसमें पर्यावरणीय अनुकूल मानकों को, सुरक्षा मानकों को, स्वास्थ्य मानकों का पूरा ध्यान रखा जा सके, इसके लिए जो है काम किया गया है। और इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकारी घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेलेज अली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी और
उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सर्वेंट्स को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। हालांकि बाद में इसको बंद करके लंदन के हेलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हेलीबरी कॉलेज या हेलीबेरी कॉलेज कहा जाता है। शुरू में इसको स्थापित किया गया था कलकत्ता में सिविल सर्विस सर्वेंट्स को प्रशिक्षण के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, चलिए अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 के दौर में संरक्षणवाद की पृष्ठभूमि में के बावजूद बहुपक्षीयता वर्तमान विश्व में प्रासंगिक है, चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। कोविड-19 की पृष्ठभूमि में सतत विकास लक्ष्यों के तहत जीरो हंगर के लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करने के लिए लोचशील खाद्य व्यवस्थाओं का विकास वर्तमान समय की आवश्यकता बन गया है, मूल्यांकन करें। 250 शब्द 15 अंक। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, पहला भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक पर्टिकुलर टर्म यूज हुआ है जिसे कहा जाता है लोचशील खाद्य व्यवस्था, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं फूड सिस्टम। ठीक है, तो खाद्य व्यवस्था क्या होता है इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जब हम फूड सिस्टम की बात करते हैं, खाद्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत खाद्यान्न उगाने से लेकर उपभोक्ताओं तक उसके पहुंचने की पूरी व्यवस्था को शामिल किया जाता है। इसमें खाद्यान्न को उगाने तथा पोषण से संबंधित सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। इसके तहत खाद्यान्न उगाना, उसकी फसल का विकास, उसको उगाने के बाद प्रसंस्कृत करना, पैकेज करना, परिवहन करना, मार्केटिंग करना, उपभोक्ताओं द्वारा उसे उपभोग किया जाना, पूरी व्यवस्था इसमें शामिल होती है। ठीक है, अब ये जो पूरी जो खाद्य व्यवस्था है इसको सततता के आधार पर विकसित करना होगा ताकि सभी व्यक्तियों को पोषक युक्त आधार प्राप्त हो। साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों को भी इसके संदर्भ में समस्या ना झेलनी पड़े। इसके लिए हमें वैश्विक संगठन जो हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि कृषि और खाद्य संगठन फाओ के द्वारा पिछले 75 साल में 130 से अधिक देशों में इसके लिए कार्य किया गया है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंड आईफाड द्वारा इसके संदर्भ में क्रेडिट रेटिंग भी प्राप्त की गई है। जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसने इस संदर्भ में कार्य किया है जिसके लिए उसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, और इन सब को काम करने की ज़रूरत है, तभी वर्तमान जनसंख्या और भावी जनसंख्या का विकास संभव है। ठीक है, तो जो हमने पहले चर्चा की उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें हमने चर्चा की कि अधिक से अधिक जो टॉपिक्स हैं, अधिक से अधिक जो संकल्पनाएं हैं, हम उनकी चर्चा आपके साथ कर सकें। यदि आपको हमारे वीडियोस आदि पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ ही हमारे जो वीडियोस वगैरह हैं उन पे आप कमेंट आदि भी करें ताकि इसके संदर्भ में हम बेहतर ढंग से एक फीडबैक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप के आज के इस सत्र में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर। धन्यवाद।